पहाड़ वाले इलाकों में ये हमला करने का टारगेट बनाया था। कई जगहों की रेकी कर चुके थे, जबकि कई जगह उन्हें अभी रेकी करनी थी, जिनमें मुंबई की लोकल ट्रेन शामिल हैं, बड़े मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बड़े मैदान भी शामिल हैं। बड़े मैदानों में चुनावी रैलियों को फोकस करना, टारगेट करना इनका प्लान का हिस्सा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं कुछ महीनों में, और ऐसे में जो रैलियां हैं वहां पर राजनीतिक पार्टियों की वो शुरू भी होने जा रही हैं। इसी को लेकर इनकी ये रैकी हो रही थी। ये बड़ी साजिश स्पेशल सेल ने जो अभी अपडेट दी स्पेशल सेल के मुताबिक वो ये है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मुंबई लोकल, मुंबई के मंदिर, क्योंकि गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव इस वक्त चल रहा है और इसीलिए मुंबई में मंदिरों को भी निशाना बनाने की प्लानिंग इन आतंकियों ने की थी। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई ये है कि डी कंपनी टेरर मॉड्यूल पर, यह बड़ी खबर है इस वक्त की, आतंकी जान मोहम्मद को टिकट देने वाला गिरफ्तार हो गया है। ट्रैवल एजेंट असगर को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की ट्रैवल एजेंट से पूछताछ इस वक्त चल रही है। असगर ने 13 सितंबर को मुंबई से दिल्ली की ट्रेन बुक की थी, जिसमें यानी आप ये समझिए कि आतंकी जान मोहम्मद को टिकट असगर ने ही दिलाया था। ट्रैवल एजेंट असगर को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की जो ये ट्रैवल एजेंट है इससे पूछताछ कर रही है। 13 सितंबर को मुंबई से दिल्ली की ट्रेन बुक की गई थी। अब आपको इनका खाका, इनका पूरा चिट्ठा जानना चाहिए इन आतंकियों के बारे में जो जानकारी जी न्यूज के पास है। जीशान के बारे में जानिए। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। ये MBA कर चुका है, दुबई में बतौर अकाउंटेंट का काम कर चुका है। लॉकडाउन के दौरान भारत ये लौटकर आया था। भारत लौटकर खजूर का बिजनेस किया इसने। पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है ये। जिन 2 आतंकियों की ट्रेनिंग की बात थी उसमें से एक ये है जीशान। और मोहम्मद आमिर की बात अगर करें, ये है मोहम्मद आमिर, शक्ल इसकी देख लीजिए। ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। जीशान का रिश्तेदार ये बताया जा रहा है। आमिर कई साल जिद्दा में रहा, जिद्दा में मजहबी तालीम देता था। जान मोहम्मद की अगर बात करें, जो अगला आतंकी है, तीसरा आतंकी, इसकी प्रोफाइल भी आप देखिए। ये है जान मोहम्मद, ये मुंबई का है, महाराष्ट्र से है। ये पेशे से ड्राइवर है। 2001 में इस पर मारपीट का केस दर्ज हुआ था जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके बारे में ये जानकारी है। अब अगले आतंकी पर आते हैं जिसका नाम है मूलचंद उर्फ लाला। ये है मूलचंद उर्फ लाला। ये उत्तर प्रदेश के बरेली का है। पेशे से किसान, दाऊद कंपनी के ये संपर्क में था, जिसके बारे में जानकारी थी कि एक आतंकी संपर्क में था, तो वो ये है, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंट उसी कंपनी के जरिए इस पूरे रैकेट को हो रहा था। अब आते हैं अगले आतंकी पर जिसका नाम है अबू बकर। ये है अबू बकर। ये तस्वीर इसकी बहराइच, यानी ये भी उत्तर प्रदेश से है। जिद्दा में रह चुका है ये भी, और कुछ साल जिद्दा में रहकर भारत लौटा है। 2013 में देवबंद मदरसे में तालीम ली इसने। ये इसकी प्रोफाइल है। अब अगले आतंकी के बारे में बता दूं जिसका नाम है ओसामा। जामिया नगर दिल्ली में रहता है। परिवार ड्राई फ्रूट्स का काम करता है। कारोबार के सिलसिले में मिडिल ईस्ट के कई देश ये जा चुका है। कारोबार के लिए मस्कट गया, मस्कट से समंदर के रास्ते ये पाकिस्तान पहुंच गया और पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटा। तो ये 2 आतंकी, ओसामा और एक जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया जिसका नाम है जीशान, ये दोनों पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो इन 6 आतंकियों में से 4 उत्तर प्रदेश के, 1 महाराष्ट्र का, 1 दिल्ली का। तो पूरा खाका, इनकी पूरी प्रोफाइल एक तरह से हमने आपको बता दी है। और मेरे साथ इस वक्त शारदा प्रसाद, पूर्व DGP असम से जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। और मेरे एक सहयोगी भी राजू राज हमारे साथ हैं जो लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। राजू राज, इनका पूरा चिट्ठा हमारे पास था, जी न्यूज के पास, तस्वीरों के जरिए हमने बता दिया। अभी आप मुझे बताइए, कोर्ट में जो आज पेशी होनी थी उसके बाबत, और जो ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार किया गया है उसे लेकर फिलहाल क्या अपडेट है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कोर्ट में जिन दो आतंकियों के पेश होनी है वो लंच के बाद पेश होंगे, जो जानकारी मिल पाई है। लगातार यहाँ पर 4 आतंकी जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कस्टडी में हैं, जिन्हें 14 दिन की रिमांड मिली हुई है, उनसे लगातार पूछताछ करी है। दूसरी एजेंसियां भी इनसे संपर्क में, क्योंकि जो मॉड्यूल सामने आया है, जिस तरीके से 2 टीमें काम कर रही थी, एक डी कंपनी से जुड़ी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही थी और दूसरी जो अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को एकत्रित कर रही थी, इन दोनों मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिल पाई है। लेकिन जो स्पेशल सेल के सूत्रों से हमें जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक ये किस तरह से कुछ बड़े जगहों पे, मुंबई, दिल्ली, तमाम जगहों पे कुछ जगहों की रेकी कर चुके थे, कुछ जगहों की रेकी करना बाकी था, जिनमें जो मुंबई लोकल ट्रेन की बात है। आप देखिए, 26/11 पार्ट 2 की प्लानिंग थी। मुंबई लोकल ट्रेन पे ये टारगेट करना चाह रहे थे, उसकी रेकी भी कर चुके थे। दूसरी, जो मुंबई के बड़े मंदिरों में ये टारगेट का भीड़ भाड़ वाला जगह है, कोरोना जब से कम हुआ और उसके बाद जिस तरीके से गणेश उत्सव चल रहा है, उसकी तैयारियां चल रही है, पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाता है, तो उसको लेकर मंदिरों पर भी टारगेट था। इसलिए लगातार दूसरी एजेंसियां संपर्क में एक दूसरे से, मुंबई की टीम, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम, यूपी एटीएस। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए चुनावी मैदान जहां पर रैलियां होनी है, बड़े लोगों की रैलियां होनी है, वहां पर टारगेट करना था। हमने कुछ देर पहले भी कुछ इंफॉर्मेशन जो सूत्रों के हवाले से मिला था कि जैसे जिसान और ओसामा को जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, वहां पर उनको वेपन चलाने के लिए आईईडी प्लांट करने के लिए सिखाया गया और ये भी बताया गया कि अगर किसी वजह से आपके पास हथियार ना हो और आपके सामने आपका टारगेट हो, तो बिना हथियारों को उस टारगेट को कैसे मारा जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले जगह पर हैं, वहां कुछ प्लान करना चाह रहे हैं और वहां आपसे अगर किसी कारणवश या एजेंसी के आप झांसे में आ गए, अगर अकेले आपका टारगेट दिख रहा है, तो आप टारगेट को कैसे मार सकते हैं, ये इसकी भी ट्रेनिंग दी गई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोकल ट्रेन को टारगेट करने की प्लान करें। लोकल ट्रेन में जहां पर काफी संख्या में लोग ट्रेवल करते हैं, मुंबई की बैकबोन है या ट्रैवल करने के लिए, तो वहां पर है। असगर की गिरफ्तारी की बात है। आप देखिए कि किस तरीके से स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। असगर जिसने टिकट बनाया, जिसको कोटा से अरेस्ट किया गया है, उसने ट्रेन टिकट बुक कराई। तो इन तमाम लिंक एक दूसरे से मिल रहे हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में यही सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था ना राजू, कि अभी तो ये 6 आतंकियों की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, डी कंपनी हो, आईएसआई हो, पाकिस्तान से इनकी ट्रेनिंग की बात सामने आई। लेकिन ये स्लीपर सेल्स जो इन्हें इनडायरेक्टली यहाँ मदद कर रहे थे इतने समय से, अभी इनका खुलासा होना भी बाकी है। एक एक करके हमें उम्मीद भी है कि ये होगा। मेरे साथ एलन राव जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी दिल्ली पुलिस। सर, आपके पास मैं आ रही हूं। ये बहुत बड़ा खुलासा है। ट्रैवल एजेंट इन्हें टिकट मुहैया करा रहा था, डी कंपनी से जुड़े हुए आतंकवादी इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहे थे, इन्हें ये बता रहे थे कहां पर क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है। तो अभी तो हमारी चुनौती शुरू हुई है फिर यहां से। जी डेफिनेटली अभी चुनौती शुरू ही हुई है और बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ऐसी कोई घटनाएं होने से पहले स्पेशल सेल और दूसरे राज्यों की पुलिस ने मिलकर इसको अंजाम दिया है, इसको पकड़ा है। इतने लोगों को 6 लोग पकड़ना बड़ी बात है। और उसके बाद इन 6 लोगों की इंटरोगेशन से जो मालूम हो रहा है, जैसे रिसेंटली ये मालूम हुआ है कि 14-15 आदमी ऐसे बांग्लादेशी भाषा में बोलने वाले आदमी ट्रेनिंग करके आए हैं, उनको ढूंढना बड़ा जरूरी है। अभी ये टाइम बड़ा क्रूशियल है। इस टाइम पर त्योहारों का टाइम है, इलेक्शन आने वाले हैं यूपी में, और भी कई जगह ऐसे सेंसिटिव काम जो होने हैं, उसमें अगर कोई गड़बड़ी फैला देता तो उसमें कितना नुकसान हो सकता था, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी पुलिस की कामयाबी मैं समझता हूँ और इससे बहुत खुलासे होंगे और इसकी इंटरोगेशन से जो आगे पता लगेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तो जुम्मे एक दिन तो पकड़ने में लगा, अभी आगे इनकी डिटेल इंटरोगेशन के लिए इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा 15 दिन या 30 महीने का। उसके बाद जो खुलासे होने हैं और बहुत से लोग पकड़े जाएंगे। इनकी फंडिंग का कहां से पैसा मिल रहा है, कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यूएपीए एक्ट इतना वास्ट हमारा कानून है, उसमें कोई भी आदमी अगर संरक्षण देता है उसके लिए, फाइनेंस करता है उसके लिए, और कोई इनको मोटिवेट या उनको इंस्टिगेट करता है, इसको वो करता है, उसके लिए भी सारा प्रावधान है सजा का। तो जितने आदमी इसमें सब शामिल रहेंगे, वो डिटेल इंटरोगेशन और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पता लगेगा उसकी और ज्यादा इसमें छानबीन की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसमें और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे, ताकि और होने वाले जो और ज्यादा खुलासे उनके बारे में पता लगेगा। शारदा प्रसाद सर, मंदिर इनके निशाने पर थे मुंबई में,
क्योंकि इस वक्त गणेश उत्सव चल रहा है। इनके निशाने पर लोकल ट्रेन्स थी, क्योंकि उसमें अब अनलॉक के बाद से जो आवाजाही है पूरी तरह से कर दी गई है। इनके टारगेट पर थे वो बड़े मैदान उत्तर प्रदेश के, जहां पर चुनावी रैलियां होनी हैं। तो आप ये सोचिए कि कितनी स्टडी इन्होंने की होगी, और वो स्लीपर सेल जो हर राज्य में इनकी मदद कर रहे हैं, उनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा। मोदी जी, ऐसा है कि हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, इनकी विदेश नीति ही है कि भारत को धीरे धीरे ब्लीड करना है, और ये इकोनॉमिक ब्लीडिंग भी होनी चाहिए और सोशल ब्लीडिंग भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल ब्लीडिंग भी होनी चाहिए। यानी हमको कमज़ोर करने की एक लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग है। उसके ही चलते ये जो तरह तरह के आतंकी गतिविधियाँ हैं या स्लीपर सेल है, इनका गठन किया हुआ है। ये स्लीपर सेल हैं और काम कर रही हैं, और उनको कंट्रोलिंग ऑफिसर्स भी हैं जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर भी उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं जो कि उनको समय समय पर पैसा देते रहते हैं, उनसे काम लेते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्लीपर सेल का हर आदमी कहीं पर बम फोड़ने के लिए ही बैठा है, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग काम कर रहे हैं, और समय आने पर जैसा कि उनको सलाह दी जाती है, जैसा उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उस हिसाब से करते हैं। तो रेकी करना जो कहा है, तो कोई सिंपल बात नहीं है। रेकी किया जा रहा है क्योंकि कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग प्लान कर रहे हैं। अभी जैसा कि कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, और उस समय लार्ज स्केल भीड़ इकट्ठी होगी और भाषण होंगे, बड़े बड़े वीआईपी आएंगे, और उस समय अगर कोई आतंक फैलता है तो उससे जो हमारी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी एक मैं कहूँगी उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी असर पड़ता है, जो कि हमारे पड़ोसियों का ख्याल है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रकार की स्लीपर सेल्स का अनर्थिंग किया जाए, उनके बारे में मालूम किया जाए। इसको छोटा ना लिया जाए कि क्या है, यहाँ से यहाँ गया या एक रेकी कर रहा था, मैदान का रेकी कर रहा था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो हमको बाहर ज़रूर आनी होगी, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि केवल इन्हीं स्टेट्स की बात नहीं है, दूसरे स्टेट्स की जो भी बात है, जैसे कि मैं कहूँ वेस्ट बंगाल है या केरल है या हमारे दक्षिण के राज्य हैं, तो अगर उनके बारे में मेरे पास में सूचना नहीं, इसका मतलब नहीं है कि वहाँ स्लीपर सेल नहीं है। स्लीपर सेल हर जगह हैं और समय समय पर अपना रूप दिखाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं निशाने पर हैं, ये मत सोचिए। जो मस्जिद हैं उनमें भी अगर जो निषिद्ध पशु है, मैं इसी पर आ रही थी। इनमें से एक आतंकी की प्रोफाइल अबू बकर, जो बहराइच का रहने वाला है, उसने 2013 में देवबंद मदरसे में तालीम ली थी। मैं सर आपको याद दिलाते हुए, अभी कुछ महीने पहले जो लखनऊ से गिरफ्तारी हुई धर्मांतरण के मुद्दे पर, उसमें आईएसआई से भी इसका लिंक समझ में आया। और अभी जब केरल के एक बिशप ये कहते हैं कि वहां पर धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी हम कनेक्शन तालिबान से नजर आया। तो फिर क्या हमें इन सबको आपस में जोड़कर देखना चाहिए कि स्लीपर सेल यही तो है, फिर वो किस तरह से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सिर्फ दक्षिण राज्य ही नहीं, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर भी बहुत जगह पर स्लीपर सेल काम करती हैं। और मैं आगे जब डीजी इंटेलिजेंस था नॉर्थ ईस्ट में, तो इस प्रकार की स्लीपर सेल्स का उद्घाटन मैंने सिलचर ज़िले में और इधर ग्वालपारा ज़िले में, इधर गुवाहाटी में, अपर आसाम में, वहाँ पर भी किया था। और उनके लिंक मुझे सीधे बेंगलोर से, बॉम्बे से और उड़ीसा से, यानी आप जो जगह आप नहीं सोच सकते वहाँ पर भी स्लीपर सेल्स के लिंक हैं। तो इसलिए इस पर एक विशद कार्रवाई की आवश्यकता है, और मैं समझ रहा हूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो तो उन्होंने अवश्य ही इसका संज्ञान लिया होगा। जो लार्जर प्लेटफॉर्म है, लार्जर प्लेटफॉर्म पर इसको रिव्यू कर करके और पूरा एक्शन लेना चाहिए। जी एलन राव सर, मैंने ये सवाल पहले भी किया था, और क्योंकि इनकी 6 की गिरफ्तारी के बाद से जितने भी इस वक्त खुलासे हुए हैं, उसके बाद ये लाजमी सवाल है, मुझे लगता है हर भारतीय ये सोचता होगा, क्या इतना आसान है 26/11 जैसा हमला फिर से करना हिंदुस्तान पर? आईजी यूपी एटीएस जीके गोस्वामी भी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका बहुत स्वागत है गोस्वामी जी जी न्यूज पर।
सबसे पहली बात तो ये कि आप देखिए इन 6 में से 4 आतंकी हैं जो उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 वो हैं जो ट्रेनिंग लेकर आए हैं पाकिस्तान में। तो हम ये कह रहे हैं कि डी कंपनी का खात्मा हम कर चुके हैं, अब इसका कोई मॉड्यूल ही नहीं है। तो फिर इसे कैसे समझे, ये कैसे पनपा, इसने कैसे सब कुछ सेटलमेंट कराया और कैसे ये मदद कर रहा था? I'm unable to listen to hear your voice actually, so please correct me again. I think it's not clear. Sir, are you getting my question? Actually, your voice is not clear to us. फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन फिर से हम सारे एक्सपर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं कि इसके मायने क्या हैं। एलन राव सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ। सर, अब आप अपनी बात कहिए, मैंने जो सवाल पूछा था अगर आपने सुना तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी खुलासे हुए हैं, इन खुलासों से ये तो प्रतीत होता है कि स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं। इन लोगों ने कितनी तैयारी के साथ ये सारा प्लान किया हुआ है। देखिए, एक राज्य नहीं है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे ये सारे के सारे लोग अपनी अपनी प्लानिंग में कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं और कोई ना कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की पूरी तैयारी चल रही है। और ये जैसे आपने पूछा 26/11 सेकंड रिपीट होने की पूरी चांसेस हो सकते हैं, बशर्ते कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे पुलिस, हमारा स्पेशल सेल एक्टिव है तो इनको नहीं होने देंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोई भी प्लान इनका होने से पहले इनको पकड़ लिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी प्रिवेंटिव एक एक्शन हुआ है, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट कर देते या कोई ऐसी घटना हो जाती जिसमें हजारों आदमी या सैकड़ों आदमी मारे जाते या जख्मी हो जाते, उसके बाद इनको पकड़ा जाना। देखिए, मैं अपनी स्पेशल सेल की हिस्ट्री बताता हूँ, कोई भी ऐसा केस नहीं है अभी तक के। 99% वर्कआउट परसेंटेज है, जितने उग्रवादी घटनाएं हुए हैं सब पकड़े जा चुके हैं। और अभी रिसेंटली ये चल रहा है कि होने से पहले पकड़ा जाए। 2012 के बाद कोई घटना ऐसे दिल्ली में नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस आईबी हमारी जो मिलकर, खासतौर से दिल्ली एनसीआर और पूरे, मैं समझता हूँ पूरे देश में हमने इसको प्रिवेंटिव मेजर्स करने की कोशिश की है। और सबसे जरूरी चीज अब ये है कि इनका फंडिंग को रोकना जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज जो हो रही है वो बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस से नहीं होती है, वो बिना, बिल्कुल बिल्कुल। और यही क्या ही कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसा कि अभी सर ने भी कहा ना इससे पहले, कि हमारे लिए चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि आतंकी किधर कहां पर सक्रिय हैं, हमारे लिए चैलेंज ये भी है कि कैसे उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। हर ऑपरेशन फाइनेंशियली डिपेंड होता है, और अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रही है तो कैसे वो उन तक पहुंची है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बना हुआ है। तो 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से अब इनका पूरा लेखा जोखा भी जी न्यूज के पास है। हमने आपको इनकी हर एक प्रोफाइल बताई है, कहां पर थे, कितने वक्त से रह रहे थे और क्या क्या तालीम इन्होंने ली है। जी न्यूज पर आप लगातार देखेंगे, मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, एक्सपर्ट भी हैं और मेरे सहयोगी राजूराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊं सर राजूराज, मुझे अभी जो अपडेट है, लेटेस्ट जानकारी क्या है वो बता दीजिए। देखिए पयोधी, बता दूं कि जो 2 जिसान और आमिर को स्पेशल सेल की टीम पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी है। 14 दिन की रिमांड मांगी गई है और ये दलील दी गई है कि इन दोनों का, जिसान और आमिर का एक साथी जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में है, हुमैद, उसकी गिरफ्तारी करनी है, उसकी तलाश करनी है, इसलिए उन्हें 14 दिन की रिमांड चाहिए। उन दोनों आतंकियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अब से कुछ देर पहले ही पेश किया गया। अब देखना होगा कि कोर्ट इन्हें कितने दिनों की रिमांड देती है, लेकिन स्पेशल सेल के द्वारा 14 दिनों की रिमांड मांगी गई है। और इस रिमांड के बाद और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि जो पूछताछ हुई है उससे अभी एक ट्रैवल एजेंट की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये अपडेट भी एक बार फिर से आपको बता दूं। और उससे ये पूछताछ कर रही है स्पेशल सेल कि कैसे उसने टिकट बुक कराने के साथ साथ कौन से वो रूट थे जो इन लोगों ने अपनाए थे और कहां कहां पर ये ठहरे थे, कहां कहां इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट मिला था। तो ISI, डी कंपनी, पाकिस्तान, ये सब एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं ये आप ऐसे समझिए। एलन राव सर, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे ना कि स्लीपर सेल जो मोड है वो उनका मॉडस ऑपरेंडी हम कह लें, या फिर हम ये कह लें कि कैसे इनका ये जो पूरा मॉड्यूल है ये फैलता जा रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंट के बिना कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो सकता। देखिए पयोधी जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई भी उग्रवादी घटना बिना पैसे की मदद के शुरू नहीं हो सकती और खत्म भी नहीं हो सकती। मैंने 15 साल स्पेशल सेल में काम किया है और एक बार 2001 में
पाकिस्तान हाई कमीशन से एक जम्मू कश्मीर की लेडी को 3 लाख रुपए ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा था और वो 3 लाख रुपए उसकी डायरी से ये मिले थे कि ये उग्रवादियों को बांटने हैं, विभिन्न संगठनों को बांटने हैं। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा मिला है और कई जो फाइनेंशियल जो ट्रेल हमने जो चेक किए कई बार, तो हवाला के थ्रू पैसे इनको दिलाए जाते हैं और वो उस पैसे की मदद से बारूद खरीदते हैं या वेपन्स खरीदते हैं। कई बार तो आरडीएक्स से वहीं से लेके आते हैं किसी तरह छुपा कर, और ये इसके साथ साथ नारकोटिक्स का और इलीगल वेपन का भी ट्रेडिंग करते हैं ये जो लोग उग्रवादी हैं। और पाकिस्तान के आईएसआई उनको ये कहती है कि आप इनको बेचिए और उससे जो पैसा मिलता है वो उग्रवादी घटनाओं में, उग्रवादी कार्यक्रम में आप लगाइए। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस किए बिना कोई भी उग्रवादी घटना नहीं हो सकती। सर, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी, माफी के साथ मैं रोक रही हूँ। मेरे साथ डॉक्टर जीके गोस्वामी आईजी एटीएस उत्तर प्रदेश से फोन पर जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ उनसे इस पर और जानकारी ले लूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 6 गिरफ्तार आतंकियों में से 4 उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में भी 2 वो हैं जो पाकिस्तान में रहकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं और यहाँ पर आकर मदरसे में से भी तालीम ली है। तो अभी ये कितना बड़ा और रैकेट हो सकता है, आपके पास क्या जानकारी है और कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है, इसके बॉर्डर्स की अपनी डायमेंशंस हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से ये समय रहते हुए ये जो टेररिस्ट ग्रुप को जो बस्ट किया गया है, ये एक उत्तर प्रदेश एटीएस और दिल्ली पुलिस का जो कंबाइंड ऑपरेशन था, इसकी एक बड़ी कामयाबी है। और ये समय रहते हुए ये बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया, क्योंकि ये केवल एक ही आईडी की बात नहीं है, ये सीरियल ब्लास्ट इनका प्लान था और ये बड़े मंसूबे के साथ ये अपने कारनामों को अंजाम दे रहे थे। तो समय रहते हुए ये जॉइंट कार्रवाई के दौरान इसको बस्ट किया गया। सर, अभी जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश में बड़े मैदानी इलाके जहां पर पॉलिटिकल रैलियां होनी हैं, अब चुनाव है कुछ महीनों बाद, वहां पर ये बाकायदा रेकी करना चाहते थे जो ये नहीं कर पाए, उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन इनका अगला टारगेट वही था। तो ये अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए, सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, निश्चित रूप से जो आतंकवादी घटनाएं हैं या इस तरीके के माइंडसेट के जो लोग हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और गवर्नेंस के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से और उनको समय रहते हुए कंट्रोल करने की दृष्टि से। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, 4-5 महीने का समय है जी। उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर है या और भी जो परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। जैसे कल जब ये घटना हुई उस समय भी माननीय उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के अंदर माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी लगातार विजिट यहाँ पे हो रही है। उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी रिजीम है उसको हमने बहुत टाइट किया हुआ है। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके सहयोग से और हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको फुल स्विंग में हमने लगाया हुआ है और इसी का परिणाम है कि जो समय पे हमने अभी इससे पहले एक जो अलकायदा का मॉड्यूल बस्ट किया था जून में, तो ये बहुत तत्परता के साथ जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे टेक्निकल जो नो हाउ जो है, हमारे जो एक्सपर्टीज हैं, उनके जरिए हम समय रहते हुए इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, मेरा सवाल यही था अगला आपसे, आपने कहा ना जून में जिस मॉड्यूल का खुलासा हुआ, सर क्या इन सबको हम जोड़कर देखें? क्योंकि जब हम बात करते हैं आईएसआई की तो उसकी सक्रियता उत्तर प्रदेश में हमने देखी है लगातार। लखनऊ से जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद धर्मांतरण के मुद्दे में आईएसआईएस से जुड़ा हुआ होना, ये जानकारी मिली। तो क्या ये सब कनेक्टेड है? क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं जोड़कर? देखिए, अगर आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें, एक वृद्ध स्वरूप में देखें, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के तार जुड़े हुए हैं। जैसे आपने धर्मांतरण का नाम लिया, तो धर्मांतरण के अंदर भी अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियों से वहाँ फंडिंग हुई है जिनके टेरर लिंकेजेस हैं। तो इनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं दूरस्थ, लेकिन जो इनका जो मोटिव है, मोटिव लगभग एक जैसा है, ताकि चीज़ों को सामान्य करा जाए, स्थिरता लाई जाए और जो इस तरीके की जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो धर्मांतरण के रूप में हो, चाहे वो टेरर फंडिंग के रूप में हो, या इस तरीके से टेरर के जो मॉड्यूल चलाए जा रहे हैं उनके द्वारा हो,
या बाहर से जो माइग्रेंट्स है, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा बहुत सारे, अभी हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 70 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार विभिन्न मामलों में किया है। रोहिंग्या एक देखने में ऐसा लगता है कि रोहिंग्या कोई इशू नहीं है, लेकिन जब उसकी आप गहराई में जाते हैं रोहिंग्या में, तो रोहिंग्या के अंदर भी बांग्लादेशियों से उनके संपर्क हैं। 5-5 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा कि क्या 5 करोड़ रुपए किसी रोहिंग्या के अकाउंट में हो सकता है, बट ये हकीकत है जो हमने उजागर किया है। तो जो आपका ये कहना है ये बिल्कुल सत्य है कि इनके जो लार्जर इंटरेस्ट है, लार्जर जो देश है, जो लोग इनको हैंडल कर रहे हैं, उनका उद्देश्य देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना है, जिसको पूरी तरीके से जो एजेंसीज हैं वो उनको फिजल आउट कर रही है। सर, मुझे एक और चीज आपसे समझनी है। मुझे याद है इंडियन मुजाहिदीन का उत्तर प्रदेश से खात्मा करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस ने जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए थे और उसके बाद एक के बाद एक आतंकियों को बाकायदा उनके गढ़ से स्लीपर सेल के साथ ये पूरे इस मॉड्यूल का खात्मा हुआ। लेकिन सर, ISI की जब हम बात करते हैं या और जो आतंकी संगठन हैं जिनके तार हम यूपी से जुड़े हुए देखते हैं, इनके पास कितने सारे सहारे हैं। ये मदरसों का भी सहारा लेते हैं, बदनाम करते हैं बाकायदा मदरसों को इस तरह से, ये तालीम का सहारा लेते हैं, ये धर्मांतरण का सहारा लेते हैं। तो फिर ये कैसे इसको एक पूरे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखकर एक एक्शन मोड होगा? ये आपकी बात सही है कि ये जो इनके डायमेंशंस हैं ये बहुत व्यापक हैं, बड़े वृहद स्तर के हैं, लेकिन उसी तरीके से जो एजेंसीज हैं उनके भी जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो भी बहुत बड़ी व्यापक हैं। और आप देखते हैं कि लंबे समय से जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी समस्याएं रहती थी, बहुत हद तक उन पर काबू पाया गया है। किसी प्रकार की कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन नहीं हुई है, जो इस बात को स्थापित करता है कि जो एजेंसीज हैं जो एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ जो पुलिस, ATS, STF हमारी जो काम करती हैं वो इतने चाक चौबंदी के साथ करती हैं कि ऐसे लोग मंसूबे बनाते हैं लेकिन उनको कभी भी पूरा नहीं करने दिया गया। और जो स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज हैं जो बाहर से पब्लिक को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले समय रहते हुए कंट्रोल किए जाते हैं जिनको बहुत बार बाहर बताया भी नहीं जाता है। सर, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सवाल आपसे इसलिए पूछा ना, क्योंकि डी कंपनी को लेकर तो ये पूरी तरह से डिक्लेयर था कि डी कंपनी का अब पूरी तरह से खात्मा हिंदुस्तान से हो चुका है। लेकिन देखिए कैसे धीरे धीरे स्लीपर सेल के जरिए ही, क्योंकि डी कंपनी वो कंपनी रही है जो फाइनेंशियल असिस्टमेंट के लिए पैसा और तमाम उपकरण मुहैया कराने के लिए हमेशा सक्रिय मानी जाती है। जब ये दोबारा पनप सकती है तो हम इस बात से कैसे इनकार करें कि कोई और संगठन है जो नहीं पनपेगा। आपका बहुत धन्यवाद जी न्यूज से जुड़ने के लिए, ये जानकारी जो आपने दी इसे लेकर बहुत शुक्रिया। एक अपडेट है इसी पर, अपडेट यह है कि आतंकी जीशान कमर और आमिर जावेद को दिल्ली की अदालत ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इन्हें कोर्ट में पेशी इनकी हुई और ये अपडेट हमने आपको बताई थी। अब जो जानकारी है 14 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें भेजा गया है। इसमें है जीशान कमर, आमिर जावेद, ये दोनों आतंकी हैं। दिल्ली की अदालत ने इन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शारदा प्रसाद सर, ये तो 14 दिन की जो रिमांड भेजी गई है ये तो एक प्रोसेस के जरिए हुआ है। आपसे मैं जानना चाहती हूं कि अभी वो और कौन से जरूरी कदम हैं जो शुरुआती दौर में हमें उठाने चाहिए, ना केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए? जी, मैं आपको पयोधी में बताना चाहूँगा कि 3 अलग अलग स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। उसमें सबसे पहले तो मैं जो हमारे सामान्य नागरिक हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, एक उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस प्रकार की चीज़ों पर निगाह रखें। कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे घर अपना किराए पर देना है, तो जो व्यक्ति किराए पर लेने आता है उसके बारे में उचित जानकारी लें, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और उनकी एक्टिविटीज़ पर थोड़ी सी निगाह रखें। तो इस प्रकार ये जो स्लीपर सेल्स हैं इनके प्रचार प्रसार पर थोड़ी सी कंट्रोल होगी। दूसरा, अगर हम कोई ऐसी गतिविधि देखते हैं जिस पर हमको शक होता है तो उसको पुलिस की निगाह में लाएं। दूसरा, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे सेंट्रल एजेंसीज हों और चाहे स्टेट एजेंसीज हैं, उनको अपने जो तंत्र हैं उनको मजबूत करके और इस विषय में लगा देना होगा। मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास रखता हूँ कि उनकी साधन संपन्नता में कमी नहीं है। जो चाहे वो कर सकते हैं और जितना इंटरसेप्शन करना चाहें करेंगे और जो मुखबिर लगाना चाहें मुखबिर लगा सकते हैं और लोगों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो उनको इस पर चौकन्ना होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। कोई छोटी मोटी लीड हो उसको भी छोड़ना नहीं है। तीसरी चीज़
जैसा कि आगे हमारे राव साहब ने बताया कि फंडिंग इम्पोर्टेंट है, तो फंडिंग जो है वो अंडर इनवाइसिंग, ओवर बिलिंग, इन सब से आती है लार्ज स्केल पर। जो भारत से सामान जहाँ बाहर जाता है उसकी एवज में जो पैसा आता है, वो पैसा जो है वो जितना आना चाहिए उससे कई गुना आ जाता है। तो उस पर निगाह रखने के लिए भी भारत सरकार में बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो कि रख सकते हैं। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास नेपाल और बांग्लादेश दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जहाँ से आवाजाही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेपाल से तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, आपको मालूम ही है, और बांग्लादेश से भी कोई व्यक्ति कहीं पर भी आता है तो कहने के लिए बॉर्डर पर हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, सब कुछ है, पर फिर भी लोग आ ही जा रहे हैं। तो इनके थ्रू जो पैसा आएगा या जो व्यक्ति आ रहे हैं, ट्रेंड हो ना ट्रेंड हो, तो उन पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो लोग आ रहे हैं उन पर निगाह रखनी है, आके कहाँ रुकते हैं, किससे बात करते हैं और वो पैसा किस बात के लिए इस्तेमाल होता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस पर अगर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि काम आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक स्पेसिफिक केस है उस पर तो अवश्य ही, जैसा कि गोस्वामी साहब ने बताया, काम होगा, जैसा कि राव साहब ने बताया, काम होगा ही, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एलन राव साहब, अब महिलाओं को, बच्चों को सॉफ्ट टारगेट ये लोग अपना रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेला इन लोगों ने। कई ऐसे खुलासे भी हमने देखे हैं पिछले 3 साल में, जहां पर इन्होंने महिलाओं के जरिए, बच्चों के जरिए अपनी जो प्लानिंग थी उसे अंजाम दिया और बहुत समय तक करते रहे। शादियां बाकायदा की हैं, इस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से हमने दिखाई थी जहां लव जिहाद के मामले आए और वो सीधा आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। तो क्या इसको लेकर अभी और सेंसिबल होने की जरूरत है हमें? देखिए पयुदी जी, ये पाकिस्तान आज से नहीं कर रहा, 30 से 40 साल हो गए इनको हमारे देश में ऐसी विघटनकारी घटनाओं करने के लिए, इनको नई नई चीज़ें इनको ईजाद करने के लिए इनका दिमाग यही चल रहा है कि कैसे किस प्रकार से देश में, हमारे देश में गड़बड़ी फैलाई जाए। इसी का एक पार्ट है जो कि अब ये धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी स्लीपर सेल होगा या कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स होंगे या अंडरग्राउंड वर्कर्स होंगे, वो अगर कहीं उग्रवादियों की मदद करेंगे तो डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन में उनको मिक्स होना जरूरी है। तो मिक्स होने का एक तरीका है कि किसी प्रकार से शादियां कर लें या किसी के साथ में लव जिहाद की बात करें या और कोई किसी प्रकार से। कई बार मैंने पकड़ा, कानपुर में एक बार हमने एक मॉड्यूल पकड़ा था, वो बच्चे स्टूडेंट का आईडी कार्ड लेकर रह रहे थे वहां पर, किसी में किराए के मकान में रह रहे थे और बच्चों ने, वो बच्चे नहीं थे, उग्रवादी थे लेकिन छोटी उम्र के थे, 20-25 साल के थे, उन्होंने कॉलेज के अपने आईडी कार्ड बना रखे थे। सब लोगों को पता था ये तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन अंदर से क्या कर रहे हैं ये सब चीजें देखने का काम हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज का है। जैसे अभी बता रहे थे डीजी साहब की कैसे हमारे पोरिस बॉर्डर्स हैं, यहाँ पर नेपाल से और बांग्लादेश से आना जाना बहुत मुश्किल नहीं है। जब से हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर सील हुआ उसके बाद से इन्होंने ये रास्ता अपना लिया और यहाँ से उग्रवादी भेजते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, वहाँ की लोकल पुलिस और इन सबको मिलाकर। सर मैं आपके पास आ रही हूँ, इसी बीच ये भी बताते हैं, ये भी दिखाते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि 6 आतंकियों की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता है। हमारे साथ बात करने के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हैं। सर, कल एक बड़ी कामयाबी खुफिया एजेंसियों को मिली है, आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, एक बड़ा इंटेक, क्योंकि यूपी वगैरह में भी कई जगहों पे आतंकी साजिश करने की कोशिश में थी। देखिए, पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी लगातार भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए लगातार प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में सरकार 2014 के बाद बनी है, वो कोई बड़ी घटना यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार सारी बातों की समीक्षा भी करते हैं और उस पर निरंतर पैनी नज़र भी हमारी एजेंसियाँ रखती हैं। उसी के परिणाम स्वरूप ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सर, एक और चीज़ है कि इसमें कहीं कनेक्शन जो है दाऊद और आईएसआई का भी यहाँ पे आ रहा है कि इसमें दाऊद की भी संलिप्तता। अभी देखिए, जांच का विषय है, जो प्राथमिक जानकारी आई है वो आप लोगों को बताई गई है। अभी जांच चल रही है, देखिए अभी क्या क्या इसमें निकलता है। राजूराज, 2 आतंकी, अच्छा राजूराज हमारे साथ इस वक्त नहीं है क्योंकि वो लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं, लेकिन शारदा प्रसाद सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जितनी बड़ी उपलब्धि है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, उतना बड़ा हमारे लिए चैलेंज भी है। हमें ये समझना होगा ना कि अभी तक इनकी सक्रियता थी, लेकिन हमें काफी समय लगा इसे डिकोड करने में। पयोधी जी, ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत समय लगा, क्योंकि देखिए ये तो बैठे ही हुए हैं और जगह जगह पर बैठे हुए हैं, पर जब वो एक्टिव होते हैं तभी
उनको सीधे सीधे पकड़ा जा सकता है। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है और वो करती भी हैं कि जो स्लीपर सेल सचमुच स्लीप कर रहे हैं, जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उनके इशारे पर काम करने के लिए रेडी हैं, और उनकी जो है कार्रवाइयों को मालूम करना तो बीच बीच में करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को पब्लिक में लाया नहीं जाता है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको मैं जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करना, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं और वो चीज़ पब्लिक पे आती ही नहीं है। तो जैसी आवश्यकता होती है वैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, आवश्यकता होती है तो पुलिस भी करती है और इस पर कार्रवाई होती है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि अभी जो त्यौहार का सीज़न आ रहा है और ठीक त्यौहार के सीज़न के जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही इलेक्शन की समा बंधेगा, वैसे ही भीड़ भाड़ इकट्ठा होगी, तो उस समय ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हमारी एजेंसीज पूरी तरह से तैयार रहें। जी, रेकी करने से पहले उत्तर प्रदेश में हमने उन्हें रोक दिया, इनका ऑपरेशन असफल कर दिया, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? सबसे पहली बात ये, और ये एक के बाद एक चीज़ों को देखकर, चुनाव को, पूजा को, फेस्टिवल को देखकर प्लानिंग कर रहे थे। सारी इनकी प्लानिंग पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पानी फेर दिया है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने थे, सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.